चाहे तो नर बन जाए, चाहे तो नारी, छूट इतनी भर है। मार्कंडेय पुराण में अनसूया के तीन पुत्र चंद्रमा, दत्तात्रेय और महर्षि दुर्वासा के जन्म का विवरण आता है। ये तीनों ही देव शक्तियों के अंशावतार थे। उनकी चेतना का संबंध ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ था, जबकि शरीरों का निर्माण रासायनिक ढंग से हुआ था। कथा इस प्रकार से है कि एक बार सती अनसूया ने ऋतु स्नान किया। प्राकृतिक जीवन में रहने के कारण उनका सौंदर्य वैसे ही अपरिमित था। स्नान के बाद तो जैसे स्वयं कामदेव ही उनके शरीर में उतर आए। रजोदर्शन के उपरांत श्रृंगार किए हुए अनसूया को देखकर एकाएक महर्षि अत्रि का मन कामोद्वेग से विचलित हो उठा। इससे उत्पन्न हुए विकार को व्यर्थ न जाने देने के लिए उन्होंने 3 प्रकार के रसायन, सतोगुणी जिसे विष्णु का अंश कहते हैं, रजोगुणी ब्रह्मा का अंश और तमोगुणी शिव का अंश तैयार किए। ये तीनों एक प्रकार से अंडे थे, जिनमें उन्होंने अपने वीर्य कोश स्थापित किए। भ्रूण के विकास के लिए उचित परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, इसलिए इन तीनों को बाद में उन्होंने अनसूया के गर्भ में बिना संभोग के प्रतिष्ठित किया। यही गर्भ अंत में क्रमशः चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में जन्मे। इन तीनों संतानों में अपने अपने रसायनों के प्राकृतिक गुणों के साथ दैवी गुणों की बहुतायत थी। तामस मुनि की उत्पत्ति भी इसी प्रकार स्वराष्ट्र नामक राजा के प्रभाव से एक हरिणी के गर्भ से हुई थी। इनमें शारीरिक दृष्टि से पशुओं के लक्षण होते हुए भी मानसिक दृष्टि से प्रकांड पांडित्य था। नृपति स्वराष्ट्र ने यह विद्या बहुत तप करके पाई थी। उन्होंने पंचाग्नि विद्या का गहन अध्ययन, अन्वेषण और प्रयोग किया था। रावण स्वयं बड़ा वैज्ञानिक था। उसने भी अपनी मंदोदरी के उदर से ऐसे ही भ्रूण को जन्म दिलाया था, पर पीछे उसने उसे असफल मानकर समुद्र में फिकवा दिया। इस भ्रूण की विलक्षणता यह थी कि उसमें लाखों वीर्यकोश एक साथ विकसित हो गए थे। गर्भ में यह संभव न था कि वे सब बच्चे हो जाते। दबे रहने के कारण वे अविकसित रह गए, इसलिए यह प्रयोग असफल हो गया था। यही भ्रूण बहते बहते एक पीपल की जड़ों में अटक गया। यही भ्रूण बहते बहते एक पीपल की जड़ों में अटक गया। वीर्य कोशों में जीवन तो था नहीं, वीर्य कोशों में जीवन तो था ही। सम्मिलित भ्रूण छितर गया और वे सब पीपल का दूध चूस चूस कर उसी तरह बढ़ने लगे जैसे कोई एक कोशी जंतु प्रोटोजोन विकसित होता है। आखिर समुद्री आहार ले लेकर ये सब 1 लाख पुत्रों में परिणत हो गए। उनमें सबसे प्रथम बालक नारांतक नाम से प्रख्यात हुआ। शेष सब भाइयों को लेकर उसने वह वावल राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ये सभी 1 लाख भाई जुड़वा भाइयों के समान इतने मिलते जुलते थे कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उनमें से किसी की भी अलग से पहचान नहीं कर सकता था। अरब में पाए जाने वाले फिनिक्स पक्षी, यह पक्षी वहां रेगिस्तान में 6वीं शताब्दी तक पाए जाते रहे हैं, के संबंध में भी एक ऐसा ही पौराणिक आख्यान आता है, जिसमें यह बताया गया है कि रेगिस्तान में एक जगह राख पड़ी हुई थी। एक संत ने उसमें से ही युवा फिनिक्स को बनाया। ऐसा लगता है इस राख में प्रजनन वाले कोई अंश रहे होंगे और संत उनका जीव विज्ञान से संबंध जानते रहे होंगे, तभी उनके लिए यह संभव हुआ होगा। रघुवंश में युवनाश नामक राजा एक बार जंगल में भटक कर ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए। उन दिनों इस आश्रम में इस तरह का एक प्रयोग चल रहा था। विविध रसायनों से भरा एक घड़ा यज्ञ वेदी पर रखा गया था। यज्ञ के माध्यम से ऋषिगण उसमें जीवन उतारने का प्रयत्न कर रहे थे। घड़े का अधिकांश भाग जल था। स्मरण रहे, प्रोटोप्लाज्मा जिससे जीवित शरीरों का निर्माण होता है, उसमें अधिकांश भाग जल का ही होता है। रात में सब लोग सो गए। युवनाश भी यज्ञ मंडप के समीप ही सोए थे। रात में उन्हें प्यास लगी। वहां कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। प्यास रोक सकने की स्थिति में वे नहीं थे,
अतः उस घड़े से ही जल लेकर उन्होंने पी लिया। अभिमंत्रित जल उनके उदर में गर्भ के रूप में बढ़ने लगा। ऋषियों के लिए यह और भी कौतूहल की बात हो गई थी, इसलिए वे बराबर यवनाश्व की देखरेख करते रहे। अंत में पूर्ण विकास होने पर यवनाश्व की दाहिनी कोख की शल्य क्रिया करके बच्चे को जीवित निकाला गया। यह बालक ही मानधाता नाम से विश्वविख्यात हुआ। सुद्युम्न की कथा अग्नि पुराण में आती है। वह पुरुष से स्त्री बन गया था, तब उसका नाम इला हो गया। इला एक दिन राजकुमारी के वेश में वन विहार के लिए निकली। सोम के पुत्र बुध ने उसे देखा तो वे कामासक्त हो उठे। उन्होंने इला को वहीं स्वीकार कर लिया। बुध उसी प्रकार की नक्षत्रीय शक्ति है जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा। वह कोई पुरुष नहीं था। बुद्ध की चेतना शक्ति ने ही इला के गर्भ में प्रवेश किया था। इसी अमैथुनी सहवास से पुरुरवा नामक प्रतापी राजा का जन्म हुआ। भारतीयों में गोत्रों के नाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि नाम से चलते हैं। यह इन्हीं आख्यानों से प्रारंभ हुए हैं, अर्थात यहाँ अमैथुनी संतानों का प्रचलन सामान्य बात थी। यहाँ का वैदिक युग और पुराण काल दोनों ही विज्ञान की चरम प्रगति के काल थे। उन दिनों देव शक्तियों के आवाहन और धारण द्वारा अमैथुनी संतानें उत्पन्न करने के सैकड़ों सफल प्रयोग हुए। यदि भारतीय अपने आप को यूं प्रत्यक्ष देव वंश का माने तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ के स्वयंभू पुरुष की उत्पत्ति भी तो ईश्वरी ही है। उस पद्धति के बीच में भी कभी कभी पुनः नया रूप देना संभव हो जाए तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज विज्ञान इस दिशा में तेजी से प्रयोग कर रहा है और एक दिन आने वाला है जब प्रयोगशालाओं में बच्चे पैदा होंगे और उपयुक्त पौराणिक गाथाओं की पुष्टि करेंगे। आज जो लोग वेद पुराणों को कल्पना की उड़ान कहते हैं, वही उन्हें सत्य सिद्ध होते अपनी आंखों से देखेंगे। वैज्ञानिकों ने जीवित शरीर की इकाई प्रोटोप्लाज्मा का विश्लेषण कर लिया है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, गंधक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयोडीन तत्व पाए जाते हैं। इन सबको प्रकृति से प्राप्त किया जाना संभव हो गया है। अब उसमें चेतना डालना भर शेष रह गया है। जिस दिन यह भी हो जाएगा, उस दिन अमैथुनी संतानों का निर्माण भी होने लगेगा। तब संतान के लिए न स्त्री की आवश्यकता होगी न पुरुष की। किन्हीं प्रकाश किरणों से कृत्रिम संतानें उसी प्रकार तैयार कर ली जाया करेंगी जैसे घड़े से कुंभज ऋषि को पैदा कर लिया गया था। पैतृक गुणों की दृष्टि से यह संतानें देव शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व करेंगी। सेल जीवित पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। पहले भोजन का प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन से सेल। भोजन को निर्जीव कहें और सेल को जीवित, तो प्रोटीन को उनके बीच की इकाई कहेंगे। प्रोटीन ही सजीव सेल्स का निर्माण करते हैं। इसके बिना हाथ पांव, पेट, मुंह, दांत आदि कुछ नहीं बन सकते। मुर्गी के अंडों में प्रोटीन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता पाया गया है। इससे यह आशा हो गई है कि जिस प्रकार अन्न से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड 24 तत्वों में बदलता हुआ जीवित कोश बन जाता है, उसी प्रकार प्रोटीन सीधे भी रासायनिक क्रियाओं से तैयार किया जा सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वंश परंपरा और विकास के लिए प्रोटीन की बनावट और विशेषता ही सहायक है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय और फेलर इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क आदि में यह पता लगाया गया है कि न्यूक्लिक तेजाब, जो लक्षण बीज जीन्स के मूल होते हैं, और एमिनो एसिड्स दोनों के अणु मिलकर ही शरीर का भवन और चेतना तैयार करते हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय और फेलर इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क आदि में यह पता लगाया गया है कि न्यूक्लिक और अमीनो एसिड्स दोनों के अणु मिलकर ही शरीर का भवन और चेतना तैयार करते हैं। जीवित सेल में प्रोटीन के उत्पादन का पता लगने ही अमैथुनी सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा।
मियामी फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के आणविक विकास संस्थान के निदेशक डॉक्टर सिडनी फॉक्स और उनके सहयोगियों का ध्यान उस ओर गया है जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन का आविर्भाव हुआ होगा। उस समय तो यहाँ गैस, ताप और पानी ही रहा होगा। इसलिए एक ऐसा थिएटर तैयार करके डॉक्टर फॉक्स परीक्षण कर रहे हैं जिसमें वैसा ही वातावरण रहे जैसा जीवन के प्रादुर्भाव काल में रहा होगा। उन्होंने देखा गैसों को गर्म करने से अमीनो अम्ल बनते हैं। इन अम्ल को गर्म करने से वह प्रोटीनाइड का रूप ले लेता है। यदि उसमें पानी मिला दें तो एक ऐसा जटिल तत्व बन जाता है जो हमारे कोषाणुओं से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यदि जीवित सेल की इस तरह रचना संभव हो गई तो केवल उस ढांचे का निर्माण ही शेष रह जाएगा जिसमें भरकर मनुष्य, पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली कोई भी आकृतियां बना लेना संभव हो जाएगा। समझा जाता है कि नर और मादा का संयोग होना संतानोत्पादन के लिए आवश्यक है, पर यह मान्यता बड़े आकार वाले विकसित जीवों पर ही एक सीमा तक लागू होती है। छोटे जीवों में अगणित जातियां ऐसी हैं जिनमें प्रजनन के लिए साथी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने शरीर में रहने वाली उभ्य योनियां समयानुसार आप ही संयोग बना लेती हैं और उस आत्मरति से ही प्रजनन का अध्याय पूरा हो जाता है। पुरुष प्रजनन कोश स्पर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के ही गुणसूत्र संभाव्य हैं। उसी प्रकार बिना पुरुष समायोजन के अकेले अंड स्त्री या प्रजनन कोश की निषेचन क्रिया से भी संतान उत्पन्न की जा सकती है। स्मरणीय है कि गुणसूत्रों का दुगना हो जाना ही गर्भधान की क्रिया का कारण होता है। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण सैकड़ों की संख्या में भरे पड़े हैं जब केवल स्त्री ने ही संतान को जन्म दिया हो अथवा पुरुष ने अकेले ही कोई बच्चा पैदा किया हो। स्त्री पुरुषों में से किसी का भी सहयोग ना हो ऐसे प्राणियों के जीवन की संभावनाएं भी अब सत्य सिद्ध होने जा रही है और इस तरह विकासवाद के सिद्धांत की धीरे धीरे धज्जियां भी उड़ने जा रही हैं। एक ही शरीर में विद्यमान नर और नारी। ऑस्ट्रिया की एक खिलाड़ी युवती एरिका का लिंग परिवर्तन हुआ। सन 1933 ईस्वी में जब वह 18 वर्ष की थी, बर्फ पर फिसलने की ओलंपिक प्रतियोगिता में वह विश्व चैंपियन बन गई थी। 1937 ईस्वी में पुनः वह प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रही थी। उसी क्रम में सभी प्रतियोगियों के साथ उसकी भी शारीरिक जांच हुई। तब डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारे भीतर का पुरुष व्यक्तित्व विकसित हो चुका है। एरिका खिलाड़ी थी, साहस उसमें भरपूर था। उसने विचार किया कि इस स्थिति में लड़की ही बनी रहने पर जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी। एक कठिनाई तो सामने ही थी। उसे वह कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया था कि डॉक्टरी रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर अब तुम्हें लड़कियों वाली प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। एरिका ने अपना ऑपरेशन कराने का निर्णय कर लिया। 7 महीने ऑपरेशन और उपचार का क्रम चला। इसके बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई। अब वह एरिक नामक एक पूर्ण विकसित लड़का था। नया जीवन वह उसी कुशलता से जीने लगा। उसने रिनेट नामक एक लड़की से 1975 ईस्वी में विवाह किया। 1976 ईस्वी में एरिक एक बच्चे का पिता भी बन गया। अपने देश में भी सोलन शहर के निवासी जियालाल स्वर्णकार की तीसरी लड़की सुनीता के 4 वर्ष की उम्र में ऑपरेशन के उपरांत पुरुष बन जाने की घटना घटी है। सितंबर 1978 ईस्वी के प्रारंभ में उसका ऑपरेशन 6 डॉक्टरों ने किया। यह लड़की 4 वर्ष की थी। डॉक्टरों ने देखा कि उसका लिंग परिवर्तन एक ऑपरेशन द्वारा संभव है। दूसरे सभी लक्षण उसमें पुरुषों के ही विद्यमान थे। ऑपरेशन के बाद सुनीता लड़का हो गई। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, यह इन घटनाओं से स्पष्ट हो जाना चाहिए। जीव सत्ता जिस प्रकार की इच्छा आकांक्षा करती है उसी के अनुरूप नया शरीर मिलता है। भारतीय दर्शन की यह मान्यता है। अचेतन मन में व्यक्ति जिसका विश्लेषण अपने आप नहीं कर सकता, यदि उस तरह की आकांक्षा प्रबलतम रूप में घूमड़ रही हो तो यह परिवर्तन इसी जीवन में परिलक्षित हो जाता है। 1934
ईस्वी में 1934 ईस्वी में प्रकाशित अपनी उपलब्धियों के प्रसंग में फ्रांसीसी सर्जन डॉक्टर एम्ब्रोस पारे और मातंगने ने जॉर्मे गर्नायर नामक एक 15 वर्षीय लड़की के एकाएक पुरुष योनि में बदल जाने की घटना का उल्लेख किया है। जॉर्मे गर्नायर का जन्म विट्री ले फ्रांस में हुआ। वह प्रायः कोई हल्का काम ही करती थी। 15 वर्ष की आयु में एक दिन वह जंगल में किसी जानवर को चरा रही थी। उसके जानवर किसी किसान के खेत में घुस गए। खेत के किनारे ऊंची ऊंची खाई थी। जॉर्मे गर्नायर को पता चला तो वह भागी और रास्ते में पड़ रही खाई को लांघने के लिए जोर से कूदी। कूदने पर उसे पेडू में जोर का धक्का लगा, जिसे उसे यह जान पड़ा मानो उसकी आंतें फटकर बाहर निकल पड़ी हो। लड़की दर्द से चीख उठी। कुछ लोगों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने परीक्षा की और बड़े आश्चर्य के साथ घोषित किया कि लड़की लड़का बन गई है। डॉक्टर ने निरीक्षण करके बताया कि उसके पेडू में पुरुष जननेंद्रिय का विकास काफी दिनों से हो रहा था। डॉक्टरों ने इस बात पर आश्चर्य किया कि मनुष्य शरीर की मूलभूत इकाई में दोनों प्रकार के गुणसूत्र किस प्रकार पाए जाते हैं। इस घटना से सारे नहर में तहलका मच गया और वहां एक विशेष गीत गाया जाने लगा, जिसका यह अर्थ होता था, जोर से मत उछलो नहीं तो लड़का बन जाओगी। इस घटना के बाद जॉर्मे गर्नायर का एक पादरी द्वारा विधिवत नामकरण संस्कार कराया गया और तब वह जर्मे मेरिया हो गया। इंग्लैंड से छपने वाले साप्ताहिक पत्र पियर्सन में एक लेख छपा, जिसका शीर्षक कुमारी कॉवकोवा से श्री कोवेक। कुमारी जैकन कॉवकोवा चेकोस्लोवाकिया की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी थी। यौवन में प्रवेश करते समय नारियों के विशेष लक्षण उभरते हैं, पर इनके साथ उल्टा ही हुआ। प्रारंभ में स्तन थे, वे छोटे होने लगे। पेडू में उन्हें प्रायः दर्द हुआ करता था। डॉक्टरों को दिखाने पर पता चला कि उनके शरीर में पुल्लिंग विद्यमान है। तब उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन में कोई कष्ट नहीं हुआ और वे विधिवत स्त्री से पुरुष बन गई। ये घटनाएं यह बताती हैं कि मनुष्य के शरीर का विकास करने वाला प्रथम सेल स्त्री पुरुष दोनों की संभावनाओं से परिपूर्ण था। लिंग वाले लक्षण बीज जीन्स में से पहले एक उभार में आया, पीछे दूसरे ने उभार कर लिया और उस मनुष्य ने इसी शरीर में यौन परिवर्तन कर लिया। अनेक बार शारीरिक दृष्टि से यौन परिवर्तन नहीं होता, शरीर पुरुष का ही रहता है, पर क्रोमोसोम्स स्त्री के गुणों वाले विकसित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पुरुष शरीर में रहने वाली चेतना भी स्त्रियों जैसे काम करती रहती है। उसे उसी में अच्छा लगता है। कदाचित यह पद्धति बदलनी पड़े तो उसमें उसे दुख होता है। ऐसी अनेक घटनाएं मिस्ट्रीज ऑफ सेक्स नामक बुक में श्री CJS टॉमस द्वारा दी गई हैं। पेरिस के एक सरकारी पदाधिकारी में यह गुण असाधारण रूप में था। वह अपनी ड्यूटी के घंटों के अतिरिक्त जब घर में होता तो प्रायः हमेशा ही स्त्रियों के कपड़े पहनता, वैसे ही बातचीत करता। मुख के हाव भाव भी बिल्कुल स्त्रियों जैसे ही होते। एक बार वह कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। तब पुलिस ने संदेह में घर का दरवाजा तोड़ा। उसने आत्महत्या कर ली थी। मृत्यु के कारणों का तो पता नहीं चला, पर छत से लटकने तक वह जो वस्त्र पहने था उनसे उसकी नारी वृत्ति का गहरा परिचय मिलता था। अन्य वस्त्रों की बात तो दूर रही, उसने अंडरगारमेंट्स और मोजे दस्ताने भी स्त्रियों के ही पहने थे। बाल भी वह स्त्रियों जैसे ही सजाए हुए था। 1923 ईस्वी में अमेरिका में एक दुर्घटना घटी। टेस्मर नामक दंपत्ति पर किन्हीं बदमाशों ने आक्रमण कर लिया। आक्रमणकारियों में एक स्त्री भी थी, जिसे श्रीमती टेस्मर ने पहचान लिया। प्रयत्न करने पर पुलिस ने एक शोफर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार स्त्री को श्रीमती टेस्मर ने पहचान भी लिया। जेल में रह रही वह स्त्री तब लोगों के आश्चर्य का कारण बनी जब लोगों ने देखा कि उसके दाढ़ी मूछें निकलनी प्रारंभ हो गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह बदमाश पुरुष है। उसे स्त्री वेश और हाव भाव इतने पसंद थे कि वह छोटी अवस्था से ही स्त्रियों जैसा रहता। इस पर घर वालों ने उसे निकाल दिया। 1900
12 ईस्वी में उसे इंडियाना के एक पुरुष से विवाह कर लिया। उसका गला बिल्कुल स्त्रियों जैसा था, इसलिए उसे कई बार स्त्रियों के मध्य गाने का भी अवसर मिला। 12 वर्ष बाद उसने एक लड़की से भी विवाह कर लिया। इस पर उसका पति नाराज हुआ, पर बाद में तीनों साथ साथ रहने को सहमत हो गए। टॉमस नामक लेखक ने इस व्यक्ति के संबंध में लिखा है कि उसमें पुरुषत्व के कोई भी लक्षण नहीं थे। इंग्लैंड की बेबी जेम्स तो इतिहास की एक मनोरंजक घटना बन गई थी। बेबी जेम्स को पुरुषत्व के हाव भाव बहुत पसंद थे। उसने अपना स्त्रीत्व आजीवन छिपाए रखकर हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम किया। कॉलेज के दिन भी उसने पुरुष वेश में ही बिताए। 1819 ईस्वी में वह स्टाफ सर्जन के रूप में भर्ती हुई और उन्नति करते हुए 1851 ईस्वी में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, 1858 ईस्वी में इंस्पेक्टर जनरल के उच्च पद तक पहुंची। जब उसकी मृत्यु हुई तब जाकर पता चला कि आजीवन पुरुष का सफल अभिनय करने वाला इंस्पेक्टर जनरल पुरुष नहीं, स्त्री था। इतिहास के ये पृष्ठ हमें यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि शरीर का आत्मा के लिए कोई महत्व नहीं। चेतना मन और विचार है और वह इच्छा अनुसार स्त्री या पुरुष हो सकता है। इच्छाएं अविकसित रहे तो परिवर्तन एक शरीर में से ही दूसरे शरीर में हो सकता है। बहुत समय पूर्व अमृत बाजार पत्रिका में एक समाचार छपा था कि हैदराबाद सिंध की शेरपुर रियासत में गंबात के पास के छोटे से गांव में काबू नामक 18 वर्षीय लड़का अचानक लड़की हो गया। उसे स्त्रियों की तरह मासिक धर्म भी होने लगा और वह स्त्री के समान गर्भ धारण करने की क्षमता से भी परिपूर्ण हो गया, जबकि जन्म से उसके शरीर में ऐसी कोई संभावनाएं नहीं थी। विकासवाद में अंगों और जंतुओं के लुप्त होकर दूसरे जीवों के क्रमिक रूप में विकसित हो जाने की समय सारणियां बड़ी लंबी हैं। कई परिवर्तन तो 1-1 लाख वर्ष में होते बताए गए हैं, जिनकी सत्यता कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकती। उस समय का कोई जैविक बायोलॉजिकल इतिहास उपलब्ध न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि विकास की कल्पना सत्य होगी ही। हड्डियों और ढांचों के बारे में समय संबंधी मान्यताएं गलत भी हो सकती हैं, पर यह प्रत्यक्ष घटनाएं तो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आत्मचेतना अपने आप में विलक्षण शक्ति है और वह इच्छानुसार शरीर धारण करने में समर्थ है। कई बार इच्छाएं स्वयं अनिर्णीत रह जाती होंगी और इस तरह वे ऐसे गुणसूत्रों में फंस जाती होंगी जिनमें स्त्री व पुरुष दोनों के वंश बीज जीन्स विद्यमान रहते होंगे। शरीर में आकस्मिक परिवर्तन इसी आधार पर होना संभव है। नील्स होयर ने मैन इनटू वुमन नामक ग्रंथ में ऐसी अनेक घटनाएं प्रस्तुत की हैं और अपनी सम्मति देते हुए लिखा है, ये घटनाएं सचमुच मानव जीवन के अस्तित्व को और भी रहस्यपूर्ण बनाती हैं। लगता है कोई ऐसी सत्ता प्रकृति में काम कर रही है जो अपने आप व्यक्त होने में समर्थ है। उसका स्वरूप और शरीर विचार में ही हो सकता है। ऐसी घटनाएं भारतीय संस्कृति के इतिहास में भी कम नहीं है। महाभारत में शिखंडी के स्त्री से पुरुष में परिवर्तित होने का वर्णन है। पांचाल नरेश द्रुपद को रुद्र के आशीर्वाद से कन्या हुई। रुद्र की आज्ञानुसार राजा द्रुपद और उनकी रानी के अतिरिक्त यह भेद और किसी को भी प्रकट न हुआ। शिखंडी का पालन पोषण राजकुमारों की तरह ही हुआ। युवावस्था में पदार्पण करते ही राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह दशाण के सम्राट हिरण्यवर्मा की पुत्री से कर दिया, किंतु राजकुमारी को शिखंडी के संपर्क में आते ही पता चल गया कि वह स्त्री है। उसने यह बात अपने पिता तक पहुंचा दी। शिखंडी को इस बात का पता चला तो उसने दुखी होकर गृह त्याग कर दिया और वन में जाकर तप करने लगा। तप करते हुए शिखंडी की व्यथा स्थूणाकर्ण नामक यक्ष को मालूम हुई। उसने शिखंडी की शल्य चिकित्सा की और उसे पुरुष बना दिया। ये पौराणिक गाथाएं पढ़कर लोग भारतीय धर्म और उसकी आख्यायिकाओं की कल्पना की विलक्षण उड़ान कहकर हंसते और टालते हैं, पर जब वही बात विज्ञान और वर्तमान प्रमाणों के द्वारा सत्य होती दिख पड़ती है, तब वेद वेदांत और पुराणों की वैज्ञानिकता को स्वीकार नहीं किया जाता। वही बातें भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के लिए अंधविश्वास बन जाती हैं, जबकि विज्ञान के लिए सत्य और तथ्य बातें दरअसल दोनों
एक ही हैं। इंग्लैंड में मिडिल ग्रेट स्ट्रीट परमाउथ नगर की दो बहनों की घटना बड़ी विलक्षण है। इनका नाम था मार्जोरी और डेजी फेरो। मार्जोरी तब 13 वर्ष की थी और एक आर्ट कॉलेज में पढ़ती थी। तभी उसे अपनी आवाज़ कुछ भारी और शरीर में विचित्र परिवर्तन से अनुभव हुए। विवश होकर उसे डॉक्टर की शरण लेनी पड़ी। डॉक्टरों ने उसके शरीर में पुरुषत्व के लक्षण उभरते देखे। लंदन के एक अस्पताल में उसकी चिकित्सा हुई और वह लड़की से लड़का बन गई। अब उसका नाम मार्क रखा गया। मार्क और डेजी फेरो कुछ दिन भाई बहन की तरह रहे, पर इसी बीच मार्क वाली शिकायत उसे भी उठ खड़ी हुई और उसका भी डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ा। मार्क की तरह डेजी फेरो भी लड़का बन गई। उसका नाम डेविड रखा गया। दोनों बहनें दो भाई हो गए और दोनों ने बाद में पुनः लड़कों के स्कूल में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। इस घटना के पीछे भी वही रहस्य है जो उन पौराणिक घटनाओं के पीछे। इन्हें कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास नहीं कहता, क्योंकि ये आधुनिक है। यदि ये घटनाएं सत्य हैं तो भारतीय अध्यात्म की आख्यायिकाओं को भी सत्य ही मानना पड़ेगा। पुराण काल विज्ञान के विकास का चरम कल था, द पीक पॉइंट। उस समय इन घटनाओं द्वारा वही बातें प्रमाणित की गई थीं जो आज की जा रही हैं। अब मैथुनी सृष्टि वस्तुतः आत्मचेतना का यथार्थ इतिहास है। उसमें गहन आध्यात्मिक रहस्यों का प्रवेश है, जिन्हें विज्ञान क्रमशः खोलता चला जा रहा है।